वेलकम बैक टू एसके मोनिकस एंड वी आर बैक अगेन विद अनदर वीडियो ऑफ माइन। एंड आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे इट विल बी अबाउट द फ्री पार्टिकल इन क्वांटम मैकेनिक्स। वेल द थिंग इज कि जो क्लासिकल मैकेनिक्स होती है वहां पे एक फ्री पार्टिकल मतलब विच इज फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ पोटेंशियल फील्ड, सो इट इज इन जीरो पोटेंशियल फील्ड। तो यहाँ पे कोई पोटेंशियल फील्ड है ही नहीं, तब वहां पे ये जो पार्टिकल होता है हमें पता है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ट्रैवल करेगा इन अ फिक्स्ड डायरेक्शन। दैट इज हाउ क्लासिकल मैकेनिक्स डील्स विद द पर्टिकुलर केस। लेकिन यही चीज क्वांटम मैकेनिक्स में थोड़ी अलग होती है। वेल व्हाट बेसिकली हैपेंस राइट हियर कि क्लासिकल मैकेनिक्स में तो अगर हमें पार्टिकल की एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे पोजीशन पता है, वेलोसिटी भी कैलकुलेट किया जा सकता है, यू कैन इजीली डू इट फॉर अदर इंस्टेंस क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी इसकी कांस्टेंट रहेगी इफ इट इज इन अ जीरो पोटेंशियल फील्ड। तो यहाँ पे इजीली किसी भी दूसरे इंस्टेंट पे इसकी पोजीशन पता की जा सकती है, हमें कांस्टेंट वेलोसिटी भी पता है, हमें मोमेंटम पता चल जाएगा। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में ऐसा नहीं होता, यू कैन नॉट एग्जैक्टली नो दीज ऑल थिंग्स। तो यहाँ पे जो पार्टिकल होगा इट इज नॉट एक्चुअली गोइंग टू बिहेव कि ये बेसिकली एक फ्री पार्टिकल के पास इतनी डेफिनेट एनर्जी है एंड ये इस डायरेक्शन में कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। इट डजंट हैपन दैट वे। इफ वी लुक एट आवर श्रोडिंगर्स इक्वेशन, so we will basically have minus h bar square d2 psi over dx square। सिंस यहाँ पे मैंने एक फ्री पार्टिकल को माना है दैट इज इन अ जीरो पोटेंशियल फील्ड, तो आई एम टेकिंग आउट, in fact there is no need to put the potential term right here, ये इक्वल हो जाएगा E times psi के इक्वल। दिस इज व्हाट द श्रोडिंगर इक्वेशन इज फॉर द फ्री पार्टिकल, जीरो पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं, सो दिस इज बेसिकली द टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर्स इक्वेशन दैट आई हैव रिटन राइट हियर। मेरी ये जो साई है जो कि इसके सॉल्यूशंस ऑफ द टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन स्टेशनरी स्टेट सॉल्यूशंस होती है। दैट इज वन थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड व्हाइल ट्राइंग टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। ये याद रखना कि ये जो साई एन हमें मिल रहा है ये स्टेशनरी स्टेट सॉल्यूशन है, एंड इसमें अगर मैंने वो टाइम वाला फैक्टर मल्टीप्लाई भी कर दिया, दैट विगलिंग टाइम फैक्टर दैट इज एन एक्सपोनेंशियल ऑफ टाइम, तो भी वो एक स्टेशनरी स्टेट सॉल्यूशन होता है डिस्पाइट द फैक्ट कि वहां पे एक टाइम फैक्टर है एंड इट वेरीज विद टाइम, तो भी वो एक स्टेशनरी स्टेट सॉल्यूशन होगा। When I form a linear combination of let's say two or more or of all the infinite solutions you get from here, तो वो मेरा एक सॉल्यूशन होगा which is not exactly a stationary state, which may not be a stationary state। तो यहाँ पे अगर इस पर्टिकुलर इक्वेशन को ऑब्जर्व करें, व्हाट इट सेज इज यहाँ पे माइनस एच बार स्क्वायर ओवर 2m एक कांस्टेंट टर्म है, d2 psi ओवर dx स्क्वायर इक्वल्स e, जो कि हमारी किसी भी पर्टिकुलर स्टेट के लिए या फिर किसी भी पर्टिकुलर स्टेशनरी स्टेट के लिए एक एनर्जी लेवल होगा, टाइम्स में साई हो गया। व्हाट आई डू इज d2 psi ओवर dx स्क्वायर इक्वल हो जाना चाहिए टू माइनस 2me ओवर h बार स्क्वायर psi। So this particular equation you can really recognize it। हम लोगों ने ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशंस किए हैं। मैंने क्या मान लिया कि अगर ये मेरा जो टर्म है दिस इज द स्क्वायर ऑफ अ पर्टिकुलर कॉल इट कापा ओवर हियर टर्म स्क्वायर्ड, तब मैं d2 psi ओवर dx स्क्वायर इक्वल्स माइनस कापा स्क्वायर psi लिख सकता हूँ। एंड इफ आई राइट इट दैट वे आई कैन से d2 psi ओवर dx स्क्वायर इक्वल्स माइनस कापा स्क्वायर psi। तो यहाँ से मुझे सॉल्यूशन मिल जाता है as a function of x as a e to the power iota kappa x plus b e to the power minus iota kappa x। तो ये जो मुझे सॉल्यूशन मिलता है राइट ओवर हियर दैट यू कैन सी दिस विल बी the general solution of this particular differential equation। Now when I actually say general solution, the general solution for this particular potential field which gives us this differential equation that you see right over here, अगर इसे देखें तो इसका अगर मैंने सेकेंड डेरिवेटिव लिया with respect to x, what you'll observe is कि मान लो मेरा for instance b वाला टर्म 0 है। if I assume कि the b term is 0 just for instance and I focus on the first term, then I will say this is an iota kappa स्क्वायर हो गया टाइम्स में a e to the power iota kappa x।
यहाँ पे हो जाएगा आयोटा का स्क्वायर एज -1 कापा स्क्वायर टाइम्स में साई। यही चीज अगर मैंने यहाँ पे देखा so we'll have माइनस आयोटा कापा का होल स्क्वायर विच इज अगेन माइनस कापा स्क्वायर। तो ये अब दैट इज एक्चुअली अ क्वेश्चन कि मैंने दोनों टर्म्स को ऐड क्यों किया है इफ इंडिविजुअली दे गिव मी अ सॉल्यूशन टू द श्रोडिंगर इक्वेशन राइट हियर। द रीजन आई हैव एडेड द टू ऑफ देम कि बेसिकली कुछ ऐसा भी हो सकता है इफ यू लुक ओवर हियर, यहाँ पे आयोटा कापा एक्स मैंने लिखा है, यहाँ पे मैंने माइनस आयोटा कापा एक्स लिखा है एज यू कैन क्लियरली सी राइट हियर। इंडिविजुअली भी ये हमारे सॉल्यूशंस हैं, लेकिन सिंस हमारे पास ऑलरेडी एक स्पेशल केस है विच इज अ जीरो पोटेंशियल फील्ड अक्रॉस ऑल ऑफ स्पेस, तो उस स्पेशल केस के लिए मुझे ये क्वेश्चन मिला है एंड एटलीस्ट अगर उस इक्वेशन को सॉल्व करना है एटलीस्ट यहाँ पे तो उसके लिए एक जनरल सॉल्यूशन हमें चाहिए। ये जनरल सॉल्यूशन जो भी हमारे स्पेशल सॉल्यूशंस होंगे उनके सम के इक्वल होगा एंड देयर इज नो नीड टू ऐड एनी अदर टर्म राइट हियर। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे आप sin x लिखते हो या फिर समथिंग लाइक दैट sin of ax समथिंग लाइक दैट, वो भी हमारे एक सॉल्यूशन होगा। बट द थिंग इज कि जो एक्सपोनेंशियल है दिस एक्चुअली कवर्स द sin x पार्ट एंड द cos x पार्ट एज वेल, क्योंकि दिस इज e टू द पावर आयोटा टाइम्स सम टर्म राइट हियर, जिससे हम जानते हैं कि e टू द पावर आयोटा थीटा cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा के इक्वल होता है। So you can actually express the exponential in form of sines and cosine functions. So there is no need to put sine and cosine separately. तो sine and cosine वाला पार्ट भी यहाँ पे बेसिकली कवर हो गया। उसके अलावा हमें क्या मिला कि ये जो स्टेशनरी स्टेट सॉल्यूशन है this might actually give you a complex solution, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज है एटलीस्ट राइट है, क्योंकि हमें पता चल रहा है कि हमें एक जनरल सॉल्यूशन मिल रहा है। तो दिस इज द psi x दैट यू गॉट ओवर हियर। ये जो कापा है मेरा किसके इक्वल है? द स्क्वायर रूट ऑफ 2me ओवर h बार। अब मैं यहाँ पे बेसिकली क्या करता हूँ, वंस आई हैव गॉट दिस psi x ओवर हियर, मुझे इवैल्यूएट करना पड़ेगा दीज कांस्टेंट्स a एंड b। व्हाट आर द कांस्टेंट्स a एंड b? क्योंकि अगर मुझे कांस्टेंट्स नहीं पता सो यू नो राइट हियर कि आई कैन नॉट एक्चुअली प्रोसीड फॉरवर्ड विद व्हाटएवर knowing the position or whatever velocity or at least the expectation values of these terms with whatever particle or free particle we have in a zero potential field। तो अब इन constants a and b को हम लोग कैसे evaluate करते हैं? What you can basically do right here is कि if I have a to the power this term plus में b e to the power negative of the same term and you have kappa defined as the square root of 2me over h bar, then I can basically write over here, पहली चीज अगर मैं चाहूं तो यहां से एक ऐसा सॉल्यूशन बना सकता हूं दैट इज psi xt, एक और स्टेशनरी स्टेट बाय मल्टीप्लाइंग these both terms with the time exponentials that you can have. So you'll have a e to the power iota kappa x times e to the power minus iota e t over h bar प्लस में हो गया बी ई टू द पावर आयोटा माइनस आयोटा के एक्स टाइम्स ई टू द पावर माइनस आयोटा ई टी ओवर एच बार। अब यहाँ पे अगर मैंने देखा तो दिस इज क्लियरली ए ई टू द पावर हो गया आयोटा। यहाँ पे इफ यू लुक ओवर द एनर्जी तो इसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है कापा स्क्वायर एच बार स्क्वायर ओवर 2m राइट। तो ई टी ओवर एच बार किसके इक्वल होगा? यू कैन सी इट एज कापा स्क्वायर एच बार ओवर 2m। यहाँ पे एक टी टर्म भी है, यू हैव ऑल्सो माइनस आयोटा ओवर हियर, द वेरी सेम थिंग इन द सेकेंड टर्म। तो इस चीज को मैं लिख सकता हूँ कि मैंने यहाँ पे बेसिकली क्या किया, दिस इज आयोटा कापा एक्स माइनस आयोटा ई टी ओवर एच बार। आयोटा कॉमन ले लिया, कापा भी कॉमन ले लिया एंड व्हाट यू बेसिकली गेट ओवर हियर इज एक्स माइनस कापा एच बार ओवर में 2m t। ये वाला टर्म हमें यहां मिला प्लस में बी ई टू द पावर हो गया हमारा माइनस आयोटा कापा x प्लस कापा एच बार ओवर 2m टाइम्स t। You're basically getting these two terms, इनका सम हमारा एक सॉल्यूशन और मिल रहा है। इनफैक्ट व्हेन आई से एक और सॉल्यूशन मिल रहा है सो आई एक्चुअली से एक और स्टेशनरी स्टेट सॉल्यूशन मिल रहा है, क्योंकि ये जो सॉल्यूशन यहाँ पे हमें मिला है दिस वाज द सॉल्यूशन ऑफ द टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, जिसमें हमें ये टाइम विगलिंग फैक्टर मल्टीप्लाई करना पड़ता है टू एक्चुअली गेट
a more general solution, but this isn't the most general solution still that you have right here. अब हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, क्योंकि you can basically have lots of solutions like this यहाँ पे तो इनफैक्ट, लेकिन as for now अगर हम लोग देखें so there is nothing like quantization of energy. अभी तक कोई quantization of energy ऐसी चीज तो नहीं देखी है. So when I say कि अभी हमें quantization of energy अभी तक नहीं देखा है, which you even won't see, ऐसा क्यों होता है? Let's discuss, leave aside the mathematics and discuss for a moment कि यहाँ पे energy quantized क्यों नहीं. The thing is कि हमारे पास ऐसी कोई boundary conditions नहीं है. जब हम लोग इसी चीज को, इसी पोटेंशियल वेल या फिर इसी पोटेंशियल फील्ड को देखते हैं इन इनफाइनाइट स्क्वायर वेल, तो हमें पता होता है कि 0 से a के बीच में आपके पास 0 पोटेंशियल है एंड बाकी सब जगह आपके पास इनफाइनाइट पोटेंशियल है. So the particle is trapped in this potential well, what you call a potential well, right here between 0 to a or minus a half to positive a half. लेकिन यही चीज अगर हम लोगों ने कंप्लीटली फ्री पार्टिकल के लिए देखा है, सो इट इज नॉट ट्रैप्ड एनीवेयर, पूरे स्पेस में इट इज फ्री, दैट इज इट हैज अ जीरो पोटेंशियल फील्ड, इट इज इन अ जीरो पोटेंशियल फील्ड. तब आपके पास बाउंड्री कंडीशंस नहीं होती, क्योंकि वहां पे कुछ बाउंड्री कंडीशंस थी. द पोटेंशियल एट दिस पॉइंट एट 0 यहाँ पे सडनली इनफाइनाइट पे चले जाएगा, द पोटेंशियल एट ए सडनली इनफाइनाइट पे चले जाएगा, सो इट कैन नॉट एस्केप. हियर यू डू नॉट हैव द बाउंड्री कंडीशंस and that just due to the fact कि वो ये उसके बाहर नहीं जा सकता and you had certain boundary conditions, आपकी कुछ discrete values of energy थी, you had quantized values of energy. लेकिन यहाँ पे आपके पास कोई ऐसे boundary conditions नहीं है, so you basically may have continuous values of energy. So there is no objection in here for continuous values of energy. आपके पास इतनी भी एनर्जी हो सकती है, इतनी भी हो सकती है एंड इतनी भी हो सकती है. व्हाटएवर वैल्यूज यू कैन एक्चुअली हैव राइट हियर, यू कैन हैव इट इन अ कंटिन्यूअस मैनर. तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज यू माइट से, और क्वाइट अ डिफरेंट थिंग एज अ क्वांटम मैकेनिक्स हमें मिल रहा है. सो दैट इज क्वाइट एक्साइटिंग इन इट्स ओन सेल्फ. सिंस एनर्जी ऐसा है तो कापा को भी ऐसा ही होना पड़ेगा. नाउ वंस यू गेट बैक टू दिस पर्टिकुलर थिंग राइट हियर, हमें पता चल रहा है कि ये जो एक्सपोनेंशियल वाले टर्म है, these describe what you call waves in physics. क्योंकि एक वेव एक डिस्टर्बेंस होती है which carries energy with itself, and वेव का भी इक्वेशन ऐसा ही दिखता है. and when you know कि एक ट्रैवलिंग वेव का इक्वेशन ऐसा ही दिखता है, so what you can say is that this is exactly a wave traveling to the right and this is a wave traveling to the left. क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है, it means it is definitely traveling to the right. If you have a x minus v times t, it is a wave traveling to the right, to the positive x. If you have an x plus vt, it is a wave traveling to the left. तो मुझे यहाँ से क्या पता चला कि what I can say is कि मैंने k की बेसिकली कुछ ऐसी वैल्यूज फिक्स की. I can write psi xt या फिर let's write psi kappa xt as a kappa e to the power you have iota kappa एंड टाइम्स में मेरा हो गया x माइनस कापा h बार ओवर 2m t. मैंने एक ऐसा इक्वेशन लिखा विच इज अगेन द वेरी सेम इक्वेशन राइट है. डिफरेंस क्या है कि आई एम नॉट एडिंग द सेकेंड टर्म राइट है. एंड ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ? बिकॉज इन दिस इक्वेशन मैं सिर्फ इंडिविजुअली एक टर्म को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ. And that is why here when I say a kappa, why didn't I write it as a? क्योंकि मुझे b को भी represent करना एक general form. So what change does it bring? Kappa की values में. The thing is now I will want to write it as plus and minus the square root of 2me over h bar. And यहाँ पे जो plus and minus के signs decide होते हैं, it is something like this कि मेरा kappa positive होगा. जब ये पॉजिटिव होगा so you'll have this one term right here. जब ये वाला टर्म मिलेगा it is a wave traveling to the right, तो you'll have a wave traveling to the right. यही टर्म मैंने नेगेटिव कर दिया and you'll have a wave traveling to the left. तो मैंने बेसिकली कापा की वैल्यूज को अल्टर किया है. इनफैक्ट नॉट इवन द वैल्यूज themselves मैग्नीट्यूड वाइज इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यूज, रादर इसके साइन को मैंने प्लस एंड माइनस कर दिया टू फॉर्म अ जनरल, बेसिकली नॉट इवन अ सॉल्यूशन बट टर्म राइट है, जिसकी हेल्प से वी कैन स्टिल डू अ लॉट ऑफ थिंग्स इन अ रियली इजियर मैनर.
तो मुझे साई के एज अ फंक्शन ऑफ xt मिल गया. आई डोंट इवन नीड दिस इक्वेशन राइट हियर एनी लॉन्गर एक्सेप्ट टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ व्हाट्स truly going on. Because physics and even quantum mechanics isn't just about getting the mathematical solutions right. यहाँ पे हमें traveling waves मिली क्यों? Exponentials which actually represent traveling waves to the right and left ऐसा मिला क्यों? What it says is कि यहाँ पे आपके पास एक free particle है which is in a zero potential field, that is why it is free in the first place. तो unlike classical mechanics जो कि हमें बताते हैं it will travel with a constant velocity in a fixed direction. क्वांटम मैकेनिक्स विल से कि इस पार्टिकल की जो मेरे पास यहाँ पे वेव फंक्शन है एंड दिस एज नाउ सीम्स द मोस्ट जनरल सॉल्यूशन टू द वेव इक्वेशन एज ऑफ नाउ. ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पे बेसिकली साई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स मिल गया. इन टर्म्स ऑफ दिस मैंने उसमें ये एक्सपोनेंशियल टर्म्स मल्टीप्लाई भी कर दिया एंड देयर यू गेट इट. सो व्हाट यू कैन बेसिकली से राइट हियर कि ये पार्टिकल रिप्रेजेंट हो सकता है दो वेव से, वन ट्रैवलिंग टू द राइट एंड वन ट्रैवलिंग टू द लेफ्ट. मतलब इट इज बेसिकली सेइंग समथिंग लाइक दिस कि पार्टिकल एक वेव की तरह बिहेव कर रहा है एंड नथिंग एल्स. क्योंकि हमें पता है कि क्वांटम मैकेनिक्स में पार्टिकल्स या फिर वेव्स या फिर किसी भी चीज का, इवन लाइट इटसेल्फ का ड्यूल नेचर होता है. सो यू कैन एक्चुअली रिप्रेजेंट दिस पार्टिकल बाय टू वेव्स राइट हियर. बट द क्वेश्चन इज why two waves in the opposite direction? क्योंकि एक सिंगल पार्टिकल है, ये इसके पास कोई भी वैल्यू ऑफ एनर्जी होगी. एक वेव यहां से रिप्रेजेंट हो रही है, एक वेव यहां से रिप्रेजेंट हो रही है, एक इस डायरेक्शन में जा रही है, एक इस डायरेक्शन में. सो हाउ डू यू इवन रिप्रेजेंट अ पार्टिकल बाय वन ऑफ द वेव्स गोइंग ओवर हियर एंड द अदर गोइंग ओवर हियर? एंड दैट यू कैन आंसर विद द मे बी फॉलोइंग स्टेटमेंट दैट दिस इजंट अ नॉर्मलाइजेबल सॉल्यूशन. कि ये जो सॉल्यूशन भी हमें यहाँ पे मिला है ये एक नॉर्मलाइजेबल सॉल्यूशन नहीं है. एंड व्हेन आई से दैट आई एक्चुअली मीन कि यहाँ पे ये जो साई की एक्सटी अगर आप देखते हो, सो यू विल हैव बेसिकली ए काफा e टू द पावर आयोटा काफा. लेट्स बेसिकली ट्राई नॉर्मलाइजिंग इट. फॉर इंस्टेंस मैंने बेसिकली क्या किया, मॉड ऑफ ए स्क्वायर ले लिया. फिर यू विल हैव e टू द पावर यहाँ पे आयोटा काफा, you will have x minus kappa h bar over 2m times t and times में you will have e to the power minus iota kappa x minus kappa h bar over 2m times t. यही चीज होगी फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव इंफिनिटी dx. टाइम वाला टर्म इंटीग्रल में ज्यादा मैटर नहीं करेगा, we'll assume that to be constant, but what you can see right here is mod a square. ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाते हैं एग्जैक्टली. This is the integral from negative to positive infinity of dx itself, which is what? Which is infinity. तो ये आपको पता है 1 के इक्वल नहीं है. This isn't a normalizable solution. तो what we had been doing all until now, was it all just mathematical garbage? Well, the thing is कि mathematically, unlike its physical significance, जो कि हमें दिख रहा है ये पार्टिकल को represent नहीं करता है, मैथमेटिकली ये जो सॉल्यूशन हमें मिला है इट हैज प्लेड अ बिग रोल. एंड हम मैथमेटिकली अगर इस चीज को समझना चाहें तो हम लोग एक ऐसा सॉल्यूशन फॉर्म भी कर सकते हैं विच विल बी इंडीड नॉर्मलाइजेबल. क्योंकि कोई भी आपके पास पर्टिकुलर केस हो, अगर आपको ऐसे वेव फंक्शंस मिलते हैं स्टेशनरी स्टेट्स, क्योंकि दिस स्टिल अ स्टेशनरी स्टेट, मिलते हैं जो कि नॉर्मलाइजेबल नहीं है, you can still form a linear combination of the stationary states and they are indeed normalizable. हम लोग यहाँ पे क्या करें, अगर ये स्टेशनरी स्टेट नॉर्मलाइजेबल नहीं है, सो व्हाट इट मीन्स फिजिकली कि पार्टिकल्स बेसिकली कैन नॉट हैव अ डेफिनेट एनर्जी. यहाँ पे इस पार्टिकल के पास एक डेफिनेट एनर्जी E3 कैन नॉट हैव अ डेफिनेट एनर्जी इन एन स्टेशनरी स्टेट. इन अ स्टेशनरी स्टेट, दिस इज व्हाट इट मीन्स कि स्टेशनरी स्टेट है, उसमें पार्टिकल है, पोटेंशियल बेसिकली वेल में भी नहीं है, इट इज अ जीरो पोटेंशियल स्टेट. तो इसके पास एक डेफिनेट एनर्जी है कि स्टेशनरी स्टेट में नहीं हो सकती. सो लेट्स ट्राई फॉर्मिंग द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज सॉल्यूशंस दैट यू कैन गेट राइट हियर. ऐसा सॉल्यूशन हम लोग कैसे फाइंड करते हैं? दिस इज द साई ऑफ xt. You can have right here sigma from n equals 1 to infinity cn and here you have psi n, जो कि मैं लोअर केस psi यहाँ पे लिख सकता हूँ और rather not इसे और शॉर्ट हैंड करना है, so you can write psi n xt. तो हमें कुछ ऐसा बेसिकली दिखता है.
नाउ द थिंग इज कि यहाँ पे हमारे पास डिस्क्रीट वैल्यूज थी ऑफ दीज कॉन्स्टेंट्स राइट हियर। यहाँ पे जो Cn है हमारे पास फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी इसकी अलग अलग वैल्यूज हो रही है। येट Psi सिंस आपके पास बाउंड्री कंडीशंस थी तो आपके पास एनर्जी लेवल्स थी, क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स थी। नाउ द थिंग इज कि एनर्जी क्वांटाइज्ड भी नहीं है, एनर्जी कंटिन्यूअस है, तो हम लोग ऐसा एक समीशन भी नहीं कर सकते। सो दैट्स क्वाइट अ ट्रबल अनलेस वी इंट्रोड्यूस एन इंटीग्रल इंस्टेड ऑफ समीशन राइट हियर। हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे इस चीज को इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं, because when you try to integrate this particular thing right here तब things can be quite easy and ये इंटीग्रल हम लोग k के रेस्पेक्ट में कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग दिस टर्म बाय दिस Cn राइट हियर हम लोग इसे k के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर सकते हैं। So we can actually do that and that way you will get the most general form of the solution। यहाँ पे मैं एक टर्म लिखता हूँ 1/2 square root of 2 pi which I'll explain shortly why did I write it over here। ये हो गया मेरा एक टर्म फाई के टाइम्स में हो गया हमारा दिस टर्म राइट हियर e to the power इट इज आयोटा कापा x माइनस में कापा स्क्वेयर h बार ओवर में 2m t डी। अब यहाँ पे मैंने दो न्यू टर्म्स को इंट्रोड्यूस किया है, एक तो हो गया 1/√2 पाई, दूसरा हो गया फाई की। सो द थिंग इज जैसे यहाँ पे हम लोगों ने Cn को लिखा था एंड वी नो कि ये जो Cn हमारे कॉन्स्टेंट्स हैं जो कि एक्चुअल में हमारे डिसाइड होते हैं बाय लेट्स से यू कैन यूज अ फूरियर ट्रिक राइट ओवर हियर एंड यू कैन गेट द Cn दैट इज द इंटीग्रल। आप कर सकते हो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव इंफिनिटी एंड यू कैन इंटीग्रेट व्हाट टर्म द इंटीग्रेंड विल बी दिस स्टेशनरी स्टेट दैट यू गेट फ्रॉम हियर टाइम्स में psi at x0 एंड इसे x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर सकते हो एंड यू हैव विद रिस्पेक्ट टू n व्हाटएवर द Cn वैल्यूज आर। लेकिन सिंस यहाँ पे कंटिन्यूअस वैल्यूज चल रही है हमें Cn एक ऐसे नंबर कांस्टेंट की जरूरत नहीं है, हमें एक फंक्शन की जरूरत है नॉट ऑफ n बट ऑफ k राइट है, क्योंकि n की जगह हम लोगों ने k को इंट्रोड्यूस किया। द वे वी हैड Psi n ओवर हियर वी हैव अ Psi k ओवर हियर, तो वी नीड टू इंटीग्रेट इट। लेकिन ये फंक्शन एग्जैक्टली है क्या? तो हियर आई एक्चुअली जस्ट टुक दिस फंक्शन, आई कॉल्ड इट फाई के, कि जैसे यहाँ पे Cn था यहाँ पे एक फंक्शन फाई के होना चाहिए, वी क्लियरली नो होना चाहिए, वही मल्टीप्लाई करके आपको यहाँ से अपना पूरा एक वेव फंक्शन, पूरा सॉल्यूशन ऑफ दिस श्रोडिंगर इक्वेशन मिलेगा विच विल बी नॉर्मलाइजेबल एंड इट इज इंडीड नॉर्मलाइजेबल। लेकिन द क्वेश्चन कम्स कि ये फंक्शन होगा क्या एंड व्हाई डिड आई इंट्रोड्यूस दिस टर्म 1/√2 पाई ओवर हियर। सो द रीजन इज कि अगर इसी चीज को आपने देखा टाइम t = 0 पे यू लुक एट psi at x and 0 so you will get to see 1/√2 pi integral phi k e to the power iota kappa x dk। now this thing if you look at this particular equation आपको एक बहुत ही अच्छी चीज यहां से पता चल सकती है कि phi k must be equal to 1/√2 pi the integral of psi x0 e to the power minus iota kappa x dx and this must be integrated from negative to positive infinity। Now, how is it actually possible right here कि हमें एक ऐसा इक्वेशन मिल गया? So I've used the concept what you call a Fourier transform। तो यहाँ पे अगर आप इस पर्टिकुलर इक्वेशन में देखो ये जो psi x0 and phi के रिलेटेड है, तो in this particular manner you have a 1/√2 pi over here and that is the particular reason I pulled out a 1/√2 pi of this equation because I know कि यहाँ पे हमें बेसिकली एक ऐसा काइंड का इक्वेशन मिलेगा एंड अगर मैंने phi k को इंस्टेड कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू नहीं बट उस वैल्यू डिवाइडेड बाय √2 पाई बेसिकली एज्यूम कर लिया, आई जस्ट पुल आउट अ टर्म ओवर हियर, तब इट थिंग्स कैन रियली गेट प्रीटी इजी क्योंकि मैंने इस इक्वेशन को लिखा। वंस आई राइट दिस इक्वेशन आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म अगर आपने पढ़ा है you should know this just implies that this particular term right here should be this 1/√2 pi times में हो गया integral of this term with respect to k this time with this same exponential except with a negative sign over there। ये हमारे कंसेप्ट होते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म का।
एंड यहाँ पे फूरियर ट्रांसफॉर्म एग्जैक्टली है क्या? सो इफ आई रिकॉल द नेम करेंटली, ये जो phi k है हमारा, ये इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म है, एंड द अदर टर्म दैट इज दिस विल बी द इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म फॉर दिस पर्टिकुलर, दिस इज द इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म फॉर दिस phi k. सो दैट इज हाउ द कंसेप्ट गोज. तो यहाँ पे अगर हम लोगों ने ऐसा कुछ देख लिया है, सो वी कैन क्लियरली से कि हम लोग phi k को इवेल्युएट कर सकते हैं. सिंस एक जनरल क्वांटम प्रॉब्लम कुछ ऐसा होता है, आपको t = 0 पे ये वैल्यूज बताई गई हैं ऑफ psi x 0, एंड आपको एक जनरल टाइम t = t इवेल्युएट करना है द वेव फंक्शन. तो व्हाट यू बेसिकली डू इज कि t = 0 पे जो हमारी वेव फंक्शन है, यहाँ पे ये इंटीग्रेशन कैरी आउट करके यू कैन गेट दिस phi k ओवर हियर. आपने वही फंक्शन यहाँ पे रखा, फिर k के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दिया, एंड देयर यू गेट इट द सॉल्यूशन ऑफ द वेव फंक्शन. तो हमें पता चला कि कुछ ऐसे हम लोग एक फ्री पार्टिकल के लिए, डिस्पाइट द फैक्ट कि पार्टिकल फ्री है एंड इट इजंट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एनी पोटेंशियल फील्ड, एनी सच पोटेंशियल फोर्सेस, लेकिन फिर भी यहाँ पे इसकी मैथ्स रिलेटिवली कॉम्प्लिकेटेड है. क्योंकि अगर यही चीज मैंने क्लासिकल मैकेनिक्स में देखा होता, सो व्हाट न्यूटन टोल्ड अस वाज दिस कि here you will have m dx over dt, that is m d2x over dt square as 0. That is what Newton told us कि m d2x over dt square हमारा 0 होगा. So what he in fact told कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को देखें, which is a really simple differential equation, d2x over dt square हमारा 0 होगा. So in this particular case जो हमारी velocity होगी ये constant होगी, that is dx over dt equals constant, and you will have x as a constant, that particular constant times में time हो गया, प्लस में आपको एक दूसरा constant of integration मिल गया. मतलब यही केस अगर क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग देखें, so this is all that is. This is the free particle in classical mechanics. In Newtonian mechanics एक्सेलरेशन 0 होगा क्योंकि फ्री पार्टिकल है, नो पोटेंशियल फील्ड. यही चीज क्वांटम मैकेनिक्स में इतनी लंबी जाती है, द सेम मैथमेटिकल, नॉट द सेम मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन बट द मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन फॉर द सेम पार्टिकल फॉर द सेम पोटेंशियल फील्ड. नाउ द क्वेश्चन इज ऐसा क्यों होता है? क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स में हमें पता है कि जो पोजीशन होते हैं, मोमेंटम होते हैं, एक्यूरेटली आप कंप्यूट कर सकते हो. इट डजंट बिहेव इन सो स्ट्रेंज एंड वियर्ड मैनर, अनलाइक क्वांटम मैकेनिक्स जहां पे इन्हें कंप्यूट नहीं किया जा सकता, जहां पे आप इस साई को एग्जैक्टली कंप्यूट कर सकते हो, एंड इट इज द ओनली टर्म जिसे एग्जैक्टली कंप्यूट कर सकते हो विद द रिक्वायर्ड मैथमेटिक्स एंड कैलकुलेटर्स एंड कंप्यूटर्स एट हैंड. अगर इंटीग्रल उतनी कॉम्प्लिकेटेड होगी, वहां से जो भी एक्सपेक्टेशन वैल्यूज कैलकुलेट करना, यू कैन डू इट. बट द थिंग इज कि ये जो पार्टिकल होगा ये बाय वेव्स रिप्रेजेंट होगा क्योंकि ये क्वांटम पार्टिकल है. इनफैक्ट व्हेन आई से बाय वेव्स रिप्रेजेंट होगा, तो ये भी जो हमें इंडिविजुअल सॉल्यूशंस मिले, तो ऐसा नहीं है कि एक सिंगल पार्टिकल है राइट ओवर हियर, आपके पास एक पार्टिकल है, ये बेसिकली एट द वेरी सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम आप इसे ऐसे दो वेव से रिप्रेजेंट करें, वन इज गोइंग राइट हियर, वन इज गोइंग राइट हियर. ऐसा कैसे हो सकता है? So what basically happens is कि इन दोनों वेव्स का you can form a superposition and over a specific region of space आप इसका एक सॉल्यूशन फॉर्म कर सकते हो, एंड इस रीजन ऑफ स्पेस में सुपरपोजिशन ऑफ दोज टू वेव्स दैट आर एक्सटेंडिंग आउट टू इंफिनिटी सॉल्यूशन फॉर्म हुआ, एंड these whatever amplitudes will be out there, these will be basically finite amplitudes and it only extends in a finite region. मतलब सॉल्यूशंस ये सुपरपोजिशन फॉर्म करने के बाद आपको इसका फिजिकल इनसाइट कुछ ऐसा मिलेगा कि आपके पास एक पार्टिकल है जो कि एक वेव की तरह बिहेव कर रहा है, बट इट इज अ वेव पैकेट. मतलब आपके पास पार्टिकल है, इसका एक वेव है, एंड इसके एक एनवेलप है जो कि कहीं भी किसी ग्रुप वेलोसिटी के साथ ट्रैवल करिए, एंड दैट इज अ वेरी अमेजिंग कंसेप्ट. अनलाइक क्लासिकल मैकेनिक्स आपके पास एक पॉइंट है जो कि कहीं जा रहा है. क्वांटम मैकेनिक्स में यही चीज हमें बताती है कि पॉइंट नहीं, आपके पास बेसिकली कुछ वेव्स हैं विच आर द सुपरपोजिशन ऑफ मेनी डिफरेंट वेव्स, एंड ये पूरी वेव एज एन एनवेलप ट्रैवल कर रही है, एंड दिस इज अ फाइनाइट वेव क्योंकि यहाँ पे ये सॉल्यूशन नॉर्मलाइज्ड है. So that is basically what you need to know for the free particle. Maybe I might bring more new videos about the specific velocities of this very amazing concept right here of the free particle in quantum mechanics. And that was all for today's video of mine, and thanks to all of us.